बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीख उठा कराची में मैं साइमा कंवल अपनी टीम के साथ आपको कहती हूँ खुशामदीद। कराची एक मर्तबा फिर अनरेस्ट, कराची में एक मर्तबा फिर वो बटन दब गया कि जिसके बाद कराची को गैर महफूज करार दिया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान का इस वक्त सबसे गैर महफूज शहर अगर कोई है तो इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ बिलाशुबा वो कराची है। कराची वो शहर जहाँ पे हर कुछ अरसे के बाद, देखें हम जानते हैं इतने बड़े शहर में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उसको जीरो पे कभी भी नहीं लाया जा सकता। कराची में तकरीबन हर घंटे के अंदर 10 डकैती राजधानी की वारदातें हो रही हैं और एक इलाका नहीं, 2 इलाका नहीं, 3 इलाका नहीं, ये पूरे कराची के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। जब से ये साल शुरू हुआ है 2022 अब तक 15 अफराद तो सिर्फ जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हजारों अपने कीमती मोबाइल्स, अपने गैर कीमती मोबाइल्स, यानी कि सिर्फ महंगा मोबाइल नहीं, आपके कम कीमत के मोबाइल्स, आपकी नकदी, आपके जेवरात, ना औरत महफूज, ना मर्द महफूज, ना बच्चा महफूज, ना बुजुर्ग महफूज, ना आम शहरी महफूज, ना ही कोई सहाफ़ी महफूज। इन 15 अफराद का जो मैंने आपको फिगर बताया है ये तो वो है जब मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो उस वक्त तक कुछ बात नहीं है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हो तो इसमें खुदा न खास्ता मजीद इजाफा हो जाए, क्योंकि पुलिस, कानून नाफिज करने वाले वो इदारे जिन पर हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी आयद होती है वो कुली तौर पर नाकाम हो गए हैं। पुलिस तो खैर नजर ही नहीं आ रही, पुलिस का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा पुलिस है कहाँ पर। साथ में जो सिंध हुकूमत है उसके अगर वुज़रा का आप स्टेटमेंट देखें तो इस हवाले से जब एक हंगामी प्रोग्राम एक चैनल के ऊपर किया गया कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातों में अचानक इजाफा हुआ है, लोग मर रहे हैं, गैर महफूज हो रहे हैं, तो नासिर हुसैन शाह साहब जो कि एक सिटिंग मिनिस्टर हैं उनका ये कहना था कि हमें इस बात पे अफसोस है, आपकी नींदें खराब हो जाना चाहिए थी, आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी कि कराची को एक मरतबा फिर हमने उस हालत में ला के खड़ा कर दिया है कि जब कराची गैर महफूज है, कोई अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर रहा है, लोग कराची में रहते हुए अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और जो आने वाले लोग हैं कराची में वो तक लुट रहे हैं। तो ऐसे में नासिर हुसैन शाह साहब का ये बयान वाकई ही काबिल अफसोस है कि सिर्फ आपको अफसोस है। इसके अलावा गुलशन इकबाल में वारदात होती है, फुटेजेस आ रही हैं, सीसीटीवी फुटेजेस आ रही हैं, मजाल है कि इसमें इतना रत्ती भर भी कोई कमी आई हो। मुकम्मल तौर पे इस वक्त कराची बेअमान है। आज चीख उठा कराची इसी राजधानी की वारदातों पर और ये जो अचानक रेशो बढ़ गया है। मुझे याद है कि कुछ अरसे पहले, तकरीबन लगभग कोई 25 दिन पहले या आप कह लें कि 1 महीने पहले मैंने प्रोग्राम किया था एसएसपी साहब के साथ, मुर्तज़ा साहब के साथ किया था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था, मुर्तज़ा तबस्सुम साहब के साथ, उस वक्त वो एसएसपी थे सेंट्रल के, उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये ऊपर नीचे होता रहता है रेशो, लेकिन हमने बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त कराची का कोई ऐसा शहर का, इस पूरे कराची शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना हो रही हो। दिन दहाड़े हो रही हैं, रात बे रात हो रही हैं, आपका कोई पहर महफूज नहीं है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये कॉजवे का, सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉजवे का वो ब्रिज दिखा रही हूँ, ये वो जगह दिखा रही हूँ जहां पर आपको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर 8 दहशतगर्द मैं उनको कहूंगी, हमें जब तक कि हम इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को स्ट्रीट क्रिमिनल्स से अपना कहें, अब इनको दहशतगर्द कहें और इनके खिलाफ वही कार्रवाई करें जो कि आपने उन दहशतगर्दों के खिलाफ की थी जब कराची ऑपरेशन किया था। आपने तब पाक किया था, आप अब भी इनको पाक कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, कराची में आप रहते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले नाका लगा के 8 लोगों ने इसी जगह पर 100 लोगों को लूट लिया था, ठीक है? जी जी। आपको याद होगा, आपको पता भी होगा। मुझे ये बताएं, कराची में इस वक्त जो ये बढ़ती हुई राजधानी की वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हैं, गैर महफूज तस्वुर करें अपने आप को? जाहिर सी बात है गैर है। यकीन माने कि हम अभी अपने साथ ना कुछ ना ज़्यादा कैश ले जा सकते हैं, मेरे पास टच मोबाइल है, यकीन मानो मैं आज इसी वजह से, कल हमारा यहीं से गुजरना हुआ था तो हमें अभी घर गए, न्यूज़ में देखा कि इस तरह की वारदात हो चुकी है, तो आप यकीन माने हम अपना मोबाइल भी साथ में नहीं ला रहे, हम गाड़ी भी लेके आ रहे हैं, वो भी डर डर के लेके जाते हैं कि अल्लाह ना करे गरीब हैं, हम 1500 रुपये कमाते हैं, वो भी बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आते हैं, रात को अगर वो भी हमसे छीन ले तो समझो तुम भूखे मर गए। आपके साथ इससे पहले कोई वारदात हुई है या आपके घर में से किसी के साथ हुई है? यहाँ बहुत सी हुई है हमारे साथ। आप शेरशाह चले जाएं, आप शेरशाह से अंदर टर्न मार लें, शेरशाह का पुल ले लें, आप वहाँ पर खड़े होते हैं रात को, डर लगता है, इसकी वजह से हम नीचे से जाते हैं, पुल के ऊपर से भी नहीं जाते, इसी वजह से कहीं लूट नहीं जाए हम लोग। गरीब आदमी मोटरसाइकिल खरीदना, कोई पैसे लाना, तो उसके लिए तो तबाह बर्बाद हो। एक बार लूट गया समझो वो 1, 2, 4 महीने पीछे चला गया।
تو لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ لہٰذا آپ نے بھرتیاں اتنی کی ہیں، لہٰذا کوئی چوکیاں بنائیں. اتنا بڑا ایریا ہے یہاں، دیکھو سناٹا ہوتا ہے، کوئی پولیس ایک بھی آپ کو اہلکار نہیں دکھے گا یہاں پر. آپ پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ لا انفورسمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں اس لحاظ سے تو مطمئن نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی واردات جو ہوئی ہے نا کل یہاں اس روڈ پہ ہوئی ہے وہ کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی، میں نے اپنی لائف میں اتنی بڑی نہیں دیکھی ہے. کراچی میں اس وقت جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں جو 100% کراس کر چکی ہیں ریشو، 1 گھنٹے کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ ان 2 دنوں میں کہ ایک وقت میں 1 گھنٹے میں 10 وارداتیں ہو رہی تھی کنٹینیوسلی، 10 وارداتیں. 15 لوگ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مارے جا چکے ہیں، جس میں ایک صحافی اطہر بطین صاحب بھی شامل ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ اتنے بڑے کرائسس سے اس وقت جو کراچی ڈیل کر رہا ہے، آپ کی حکومت سندھ کو کوئی ہوش آپ کو ہے کہ کوئی اس بات کا کنسرن، کوئی اس بات کی فکر ہے کہ کراچی میں غیر محفوظ ہو گیا؟ کراچی تو غیر محفوظ ہی ہے. جو ہے اس مہینے میں سال کا جو نیا شروع ہوا ہے اس میں بہت وارداتیں چل رہی ہیں. دن دیہاڑے لوگوں کو گولی مار دی جاتی ہے اور جو موبائل نہیں دیتا اس کو تو ویسے ہی مار دیتے ہیں. بھائی میں نے تو ایک ایسا بھی منظر دیکھا ہے کہ لڑکے اس آدمی نے موبائل دے بھی دیا تب بھی اس کو گولی مار دی. جی پھر گولی مار دیتے، گھر کے سامنے سے ڈکیتی ہو جاتی ہے. ابھی کل میرے پاس ویڈیو آئی تھی، گھر کے سامنے سے بیٹھے ہوئے تھے لڑکے، ان کی جیبیں خالی کر دی. اور نوجوان ہی کر رہے ہیں یہ، ان کو جاب نہیں مل رہی ہے تو وہ یہی کام کریں گے. حکومت کو چاہیے کہ لڑکوں کو جاب دی جائے، گورنمنٹ جاب دی جائے، کیونکہ اتنے نوجوان جو ہے رل رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں جاب کے پیچھے، ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. بس یہی ہے حکومت سندھ سے یہ ہے کہ نوجوانوں کو نوکری دی جائے اور ان کو جو ہے کامیاب بتائے. ان کو چھیننے کی عادت ہو گئی ہے، ڈکیتی کی عادت ہو چکی ہے. ان کو اگر آپ حلال کی اگر نوکری دیں گے نا، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، نہیں کریں گے وہ، کیونکہ ان کے لگ گیا ان کا منہ کا خون. ایک منظر بڑا دلخراش قسم کا تھا، وہ یہ تھا کہ پیٹرول پمپ پہ ڈکیتی کرتے ہوئے سب سے پہلے اس گارڈ کو، جو کہ ایک ادھیڑ عمر گارڈ تھا، 20,000 روپے کمانے والا وہ شخص، اس کو پہلے گولی مار دی جاتی ہے. لیکن ایک تسلی کا ڈاکوؤں کا ایک عالم آپ یہ دیکھیں کہ اس کو گولی مار دی جاتی ہے، بعد میں کنفرم کرنے کے لیے آتے ہیں لوٹنے کے بعد کہ مر گیا ہے نا بندہ، زندہ تو نہیں ہے. پہچان لیا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کرتے اگر بچ گیا تو دوبارہ گولی مار دیں. یہ ہے آپ کے کراچی کی اس وقت حالات، یہ ہے آپ کے کراچی کے تحفظ کے ضامن. ان تمام اداروں کے لیے، حکومت سندھ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، لیکن اتنی سی بھی فکر نظر نہیں آ رہی. افسوس کی بات تو یہ کہ اتنی سی بھی فکر نظر نہیں آ رہی ہے. اس وقت اگر آپ سندھ حکومت کے کسی بھی وزیر سے، آپ ہوم منسٹر سے آپ معلوم کریں کہ اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو ان کے زبان پہ صرف ایک ہی لفظ ہوگا: عمران خان. تحریک انصاف کی یہ گورنمنٹ جو وقت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا. ان کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اس وقت کراچی اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ لوگ یہاں آتے وقت ڈر رہے ہیں، یہاں پر کاروبار کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. آپ نے جس کراچی کے جس ماحول سے، جس ایک خوف سے جان چھڑوائی تھی کچھ عرصے پہلے، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بد لحاظیوں کی وجہ سے اور آپ کی بدنیتیوں کی وجہ سے اور آپ کے اس اگنور کرنے کی، لائٹ لینے کی، اور سب سے بڑھ کر کہ عوام کو ایک دم آپ نے جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے عوام کو، کراچی کو، اس کا ثمر اب یہ نکلا ہے کہ جس کراچی کے اس خوف سے ہم نے جان چھڑوائی تھی، آپ دوبارہ اسی کراچی کو اسی پوائنٹ پہ دوبارہ سے لے آئے ہیں اتنے سال بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 16 جنوری 2022 یہ جو اب تک فگر آیا ہے نا آپ کے پاس، یہ 15-16 لوگوں کا جو ڈکیتی اور مزاحمت پہ یا پھر کراچی شہر کے اندر سنیچنگ کی واردات کے دوران میں مزاحمت کرنے پر، اور کچھ تو ایسے واقعات ہیں جو کہ مزاحمت نہ ہونے پر، اپنا موبائل دے دینے پر بھی ان کو گولی ماری گئی ہے. لیکن اس جگہ پہ جہاں پر میں اس وقت کھڑی ہوئی ہوں، یہ ایک ایسا علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن کا جسے فقیر کالونی کہا جاتا ہے، محنت کشوں کا علاقہ ہے، اور 2 قدم کے فاصلے کے اوپر تھانہ مومن آباد ہے. میں صرف آپ کو یہ ہلہ شیری دکھا رہی ہوں یہ ان درندوں کی، کہ شام کے وقت میں 16 جنوری 2022 یہ
नौजवान जो 22 साल का है, सैफुर रहमान वल्द शेर जमान, वो यहाँ पर अपनी इस दुकान पर बैठता है। ऊपर उसका घर है, अपना छोटा भाई भी उसके साथ मौजूद था। शाम के वक्त में चूंकि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट है नहीं और उनको एक खुला मैदान मिला हुआ है ऐसे मुआशरे के नासूरों को, इन स्नैचर्स को, इन डकैतों को, कि वो आते हैं और देख कर जाते हैं इस दुकान को, और वो मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। वापस आते हैं 3 डाकू, एक मोटरसाइकिल पे 3 डाकू, एक बाहर खड़ा होता है, 2 अंदर आते हैं। और यहाँ पर जितने भी मौजूद, ये तमाम तर वो लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो कि उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर, इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं, वो आते हैं इस जगह पे और उनसे पैसे और मोबाइल छीनते हैं। अच्छा, उस दिन उसके पास कैश था और उनको पता था कि इसके पास कैश है। हम कह रहे हैं ना कि इनको पूरी मालूमात होती है। वो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ था कुर्सी पे, और जैसे ही वो उसके उस दराज में जहाँ पे उनको पता था कि ये कैश रखा हुआ है, वो आए। उस बच्चे ने, जो कि एक मेहनत कश बच्चा है, उसकी हक हलाल की कमाई है, इतना आसान नहीं होता अपनी हक हलाल की कमाई और अपनी पूरी पूंजी को लुटा देना किसी के लिए। किसी के बंदूक के भी अगर आपके सामने है तो भी इतना आसान नहीं होता। जज्बाती बच्चा था, पकड़ लिया उसने। तो उस बंदे ने उसको यहाँ तक लेकर आकर अपने दूसरे साथी को कहा इस पे फायर कर दो, और फायर किया जाता है। एक जगह नहीं, कई जगह पे फायर किया जाता है। वो बच्चा 8 से 7 दिन तक जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद 24 जनवरी 2022 को इंतकाल कर जाता है। इन दीवारों ने वो तमाम तर मनाजिर देखे, इन लोगों ने वो तमाम तर मनाजिर देखे। इनके वालिद साहब, इनके भाई, छोटा भाई जो यहाँ पे मौजूद था, वो भी मेरे साथ मौजूद है। इनके दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइए कि एक ऐसा अंधोनाक वाकया कि जिसको बयान करते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ऊपर घर, माँ मौजूद, घर वाले मौजूद, सामने भाई मौजूद, भाई के सामने एक और ऐसा कत्ल हो जाता है कराची के अंदर। 2 कदम के ऊपर थाना मोमनाबाद है, और कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उसके ऊपर यहाँ पे मुझे किसी किस्म की कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही है। गो के एक्शन ले लिया गया है, एक सो कॉल्ड एक्शन फिलहाल हमसे कह सकते हैं कि मुराद अली शाह साहब की तरफ से लिया गया है कि ये जो डकैती की वारदातें हो रही हैं, अभी तक हासिल हसूल आपको क्या नजर आ रहा है? आपका दोस्त क्या है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और हम लोग इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आज पकड़े जाएं, कल पकड़े जाएं। हम लोग थाने भी जाते हैं, थाने वाले बुलाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम लोग भाई आज पकड़ लेंगे, कल पकड़ लेंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। उन डकैतों को आज़ादाना घूम रहे हैं और बस यही हम उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। भाई देखें, वो अगर एक दफ़ा ये वारदात करके गए हैं तो यकीनन इन्होंने देख लिया होगा ये इलाका। आपको डर नहीं लगता जब आप अपनी दुकानें खोलते हैं? ज़ाहिर कारोबार करना भी ज़रूरी है, घर भी आपके इधर ही है। डर नहीं लग रहा होता कि जो यहाँ पे आ सकते हैं वो आपके घरों तक भी आ सकते हैं और इन दुकानों तक कोई दोबारा भी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, और वो इस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा डकैती हैं। इस डकैती के बाद जो है ना रोड पर एक और भी डकैती हुई है। 2 ही 3 दिन बाद जो है ना रोड पर दोबारा वो आए, दोबारा डकैती की। ये पता नहीं वो लड़के थे कोई और थे, लेकिन डकैतियाँ मामूल हो गई हैं, पूरे कराची में हो गई हैं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। हमारा यही मुतालबा है कि हम वज़ीर आला मुराद अली शाह से कहते हैं कि भाई कुछ करें हमारा, वरना जीना मुहाल हो गया इस कराची के अंदर। हमारा जो है ना सुकून बर्बाद हो गया। हम लोग ना सो सकते, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते, ना घूम सकते, ना अपना कारोबार कर सकते, ना जॉब्स पे आ जा सकते हैं। हम लोग जो है बेजार हो चुके हैं इस कराची से। ये मैंने जैसे आपको बताया है कि इस जगह पे जहाँ पे ये वाकया हुआ है, इस घास के गोदाम में जहाँ पे घास की कटाई होती है, जो उनका जरिया मौज था, बिल्कुल इसके ऊपर उनका अपना घर है। और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी मौजूद हैं कि जो कि उस वक्त उस वक़्वे के दौरान यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी स्नैचिंग की गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हुआ था 16 जनवरी की उस रात को जब सैफुर रहमान को निशाना बनाया गया था? माहौल क्या था यहाँ पे? उसके बाद पुलिस का क्या रवैया था आप लोगों के साथ? पुलिस का तो खैर कुछ नहीं, बाकी जिस टाइम पे हम यहाँ पे बैठे हुए थे, सैफुर रहमान भी बैठा हुआ था, तो अचानक में 3 बंदे आए, एक मोटरसाइकिल में बाहर रुक गया, 2 अंदर आए, आते साथ उन्होंने डायरेक्ट मारना शुरू कर दिया। उस टाइम पे समझ कुछ नहीं आया कि बस मोबाइल जब छीने तो उसके बाद सैफ की दराज, जैसी दराज खोलने लगे तो सैफ ने दराज खोलने नहीं दी, उसको बाहर निकाल के दूसरे बंदे ने गन शॉट कर दिया। 2 से 3 लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग जी। एक बाहर खड़ा हुआ था और 2 अंदर आए, उन्होंने बस जो है आते साथ ही मारना शुरू कर दी और मोबाइल छीनना शुरू कर दी और सैफ को दूसरे ने फायर मार दिया। आपका भी मोबाइल छीना गया? नहीं, मेरा मोबाइल तो खैर नहीं छीना गया, ये भाई का मोबाइल छीना गया जो मेरे साथ खड़ा हुआ। आपका मोबाइल छीना गया। मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने चेहरे के ऊपर कोई मास्क लगा रखे थे या वो इतने बेखौफ थे कि वो उन्होंने मास्क भी उतार दिए? चेहरे पे मास्क भी लगे हुए थे उनके, कैप भी पहनी हुई थी, जैकेटें भी पहनी हुई थी लेज़र की। तो पहले वो पीछे एक ने बाइक रोकी है, पीछे से वो पैदल उतर के आए, अंदर घुसे हैं। हम 2 लड़के
6 लड़के इधर लाइन से खड़े थे। घुसते साथ पहले उन्होंने चमाटे मारे, पहले मेरा मोबाइल लिया, फिर मेरे साथ वाले का लिया, फिर इसको भी मारा, इसका मोबाइल नीचे फेंक दिया टेबल पे, फिर सैफुर रहमान को मारा, फिर ऐसे दोबारा जब घूम के आए ना, फिर जब दोबारा हमें मारा है, जब सैफुर रहमान की दराज पे हाथ मारा तो सैफुर रहमान ने उनके साथ मजम्मत की, तो फिर वो बीच वाले ने उसको कहा कि इसको मारो गोली। अच्छा, जब उसने कहा कि इसको मारो गोली, उसकी लैंग्वेज से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके किसी कुछ अंदाजा हुआ कि वो किस इलाके का था? इलाके से तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं, उसका कोई सिंधी, पठान, उर्दू स्पीकिंग था या कौन था वो, या फिर पठान था? पठान जी, दोनों कम उम्र के लड़के थे और चिकने से बिल्कुल लड़के थे, ज्यादा कोई सेहतमंद भी नहीं थे, हमारी तरह कमजोर लड़के थे और छोटी उम्र के लड़के थे, पठानी। आपका इतना प्यारा दोस्त चला गया और जिसके घर से गया है, मैं हिम्मत बना पा रही, मुझसे हिम्मत जुटा नहीं पा रही हूँ मैं अपने अंदर कि मैं इसके भाई से, छोटे भाई से जो इस वक्त यहाँ पे था, उससे बात कर सकूं। लेकिन जाहिर है कि आप इतने माशाल्लाह से हैं कि होशमंद भी हैं और दुनिया को जानते भी हैं। इस वक्त 2 कदम के फासले पे ये जो थाना मोमिनाबाद है, इसकी नफरी कितने देर में आई थी जिस वक्त ये वाकया हुआ है? मैम क्यों झूठ कहूँ आपको कि हम दोनों तो उठा के उसको ले गए तो हॉस्पिटल, उस टाइम पे ये चाचे भी। अच्छा, कोई और मदद के लिए नहीं आया, आप ही लोग लेके गए? हम 2 ही लेके गए। हमारे अपने क्यों झूठ आपसे गए, अपने दोस्त भी देख के जा रहे थे, कोई उठा रहा भी नहीं था। सही, हम दोनों ही हॉस्पिटल लेके गए, बाद में उनके वालिद और चाचे आए, हम लोग सारे अब्बासी ले गए। उसके बाद पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग 2-3 दिन इतने परेशान स्ट्रीट में। SHO मोमिनाबाद रहमत मरवत साहब आया अब्बासी हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में औरंगी टाउन में, बयान लिया हमारे से। तो पहले इनसे बयान लिया, इनके बाद फिर मुझसे बयान लिया, तो मैंने अपना बयान दिया। उसके बाद बस वो 10-15 मिनट बैठे हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने अब्बासी शहीद से हमें यही बोला कि भाई हम जो है जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, हम आपको जो है ना डकैत पकड़ के देंगे। तो बस वहाँ से फिर हम हॉस्पिटल में थे। मरवत साहब 10-15 मिनट के लिए अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में आए, उसके बाद चले गए। भाई, आप उस वक्त मुझसे कह रहे थे, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम करने के लिए आई थी, आप मुझे फायर के निशान दिखा रहे थे दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, इस शटर के ऊपर। जब शटर गिराया गया बचने के लिए लोगों ने, इस बच्चे ने शटर जब गिराया है तो उस शटर को भी उन्होंने गोलियों से उसने चलाने से दरेग नहीं किया। शटर गिर रहा है, शटर के ऊपर गोलियों के निशान है। आप हल्ला शेरी ये देखें कि ये इलाके का गुंजान आबाद इलाका, 2 कदम के ऊपर, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, थाना मोमिनाबाद है। कोई थाने का खौफ नहीं, कोई, अब मुझे तो लगता है कि जैसे थाने का खौफ तो क्या, वाकयात तो कुछ इस तरफ लेके जा रही है हमारी सोच को कि जिस जगह पे थाना होता है या जिस जगह पे मोबाइल खड़ी होती है, वहां पे वो मजीद हल्ला शेरी के साथ ये कार्रवाइयां करते हैं। ऐसी कौन सी तसल्ली मिल गई है भाई इनको? ऐसे भाई, आप मुझे ये बता रहे थे पूरी ये लगी, फिर उसके बाद गोलियों के निशान भी मैं अभी दिखाई रही हूँ। आप मुझे बताएं कि महफूज अब इस वाकये के बाद खास तौर पे आप तस्वुर कर रहे हैं या नहीं? सिर्फ एक बात बताइए। तस्वर तो मैडम ये कर रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को देख रहे हैं। ये इमरान खान की हुकूमत में ये कौन सा नया कानून है? ये इमरान खान से ज्यादा जो इसमें रेलेवेंट इस वक्त कोई नाम है वो है सिंध हुकूमत का। 1 मिनट सुने। ये गवर्नमेंट चाहे वजीर आजम है, चाहे वजीर आला है, चाहे DSP है, चाहे हवलदार है, ये गवर्नमेंट सबके लिए है। ये हक इंसाफ ये सबके लिए है। और ये सुबह शाम यहाँ जो हमारे वारदातें हो रही हैं, वो चलें, वो देखें गोली का निशान, देखो दिखा है ना। और दूसरी बात, नीचे प्रांच वाले को लूटा गया, 2 उसी दिन वे सामने लूटा गया। इस गली के अंदर मोबाइल ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? मोबाइल। वो क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कारोबार नहीं है, वो सुबह शाम यहाँ वेले हैं, उनके पास कोई सेटिंग नहीं है, वो बेचारे भूख से और क्या करेंगे। तो यही कुछ करते हैं। मैं इमरान खान को कहूंगा, यहाँ फकीर कॉलोनी की तरफ देखो और पाकिस्तान की तरफ देख, वो आसमान पे उड़ने वाले जमीन पे नजर मार, जो अवाम का ये हाल किया हुआ है तुमने। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहती हूँ ना कि जिस वक्त आप अवाम को इतना ज्यादा गैर महफूज और इतना ज्यादा प्रेस करोगे तो उसका नतीजा यही होगा कि अवाम का एग्रेशन, उनका गुस्सा इसी तरीके से निकलेगा, जज्बातियत होगी उनमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इस वाकये को हम किस वाकये को कंडेम करें भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रोग्राम को करते वक्त प्रोग्राम का दौरानिया महदूद, लेकिन इतनी जगहों से मुझे आवाज आ रही है कि फला का बेटा भी मार दिया, फला का भाई भी मार दिया, डकैती में मुजाहिमत के दौरान ये कर दिया,
پھر ایسی ایسی وارداتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ایک ایک گھنٹے میں اس شہر قائد نے 10 ڈکیتیاں ایک ایک گھنٹے کے دوران میں دیکھی ہیں. اور اس کے بعد پھر اگر کوئی سوچتا ہے کہ ہاں ذرا تھوڑا سا اب اس کو سیریس لے لیا جائے, اس پہ کوئی اجلاس وغیرہ بلا لیا جائے, یہ کرتا وہ بہت دیر ہو گئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس واقعے نے آپ کو کیا سکھایا, کہ کیا آپ اس وقت ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ حکومت سندھ پر اور پولیس کے اوپر اعتبار کر لیں کہ وہ آپ کو تحفظ فراہم کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور اس کے بعد جو یہ سیف الرحمان میرا بھتیجا تھا, تو ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ایسے بچے کا قتل ہو گیا کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور رہی بات پولیس کی اور سندھ گورنمنٹ کی, تو سندھ گورنمنٹ تو بالکل ہی میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے چوروں کی سرپرستی وہ کر رہی ہے. اور یہ سندھ ہماری یہ جو پولیس ہے, پولیس پہ تو ہمیں ایک پیسے کا ایک کہتا ہوں نا کہ مٹی کا ایک دانہ بھی اٹھا لو نا تو اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. یہ اتنی مطلب یہ مومن آباد پولیس اسٹیشن جو ہے نا اتنا کرپٹ کہ میں کہتا ہوں کہ کراچی میں کوئی ایسا تھانہ نہیں ہوگا جو اس سے بڑھ کر کرپشن کر رہا ہو. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے گھر کا ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کوئی ایسے گھر سے بلانگ نہیں کرتا تھا کہ جو ایک بہت بڑا گھر ہو یا جس کے جانے آنے سے کسی کا فرق اتنا نہ پڑتا ہو سوائے جذباتیت کے علاوہ. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ان کے گھر میں کیا کنڈیشن ہے, اس کے جانے کے بعد کیا فرق پڑا ہے, جو ان کا فائنینشیل ان کا سسٹم ہے وہ کیسے چل رہا ہے؟ وہ تو ہم اتنے اپسیٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچے کے متبادل میں ہم کس کو کھڑا کریں. اب وہ چھوٹا بھائی ہے ان کا, وہ بس اسکول سے پھر سیدھا واپس آ کے اس کو شاپ پہ بٹھا دیتے ہیں. باقی ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کے پاس میں رات کو بھی ایس ایچ او پہلے مروت صاحب تھے, ابھی ان کا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے ایس ایس پی کے ساتھ, وہ ہمیں نہیں پتا. ان کو تو انہوں نے مطلب معطل کروا کے اب نئے ایس ایچ او آئے عمران صاحب, کل میں ان سے میٹنگ کر کے آیا ہوں. اب پولیس والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس بندوں کا گھر بتاؤ. اب ہم کیسے بتائیں؟ اب آپ بتائیں کہ ہم اگر گھر کے چکروں میں پڑ گئے تو آپ کس لیے بیٹھے ہو بھائی, آپ کس لیے تنخواہیں لے رہے ہو؟ تو آپ حفاظت کے لیے ہو, عوام کی حفاظت کے لیے ہو, لوگوں کے گھروں کی حفاظت کے لیے ہو, آپ عوام کے ٹیکسوں سے آپ لوگ اپنی جو ہے تنخواہیں لے رہے ہو, اور آپ ہمیں کہتے ہو کہ ان کے گھر دکھاؤ اور ہم جو ہے ریڈ کریں گے اور ان کو اٹھائیں گے. تو پھر آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہو تھانے؟ یعنی کہ وہ آپ سے ہی تقاضا کر رہے ہیں کہ جو آپ کا بچہ جہاں بحق ہوا اس کے قاتل آپ ہی ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے قاتل, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو گرفتار کریں گے. آپ گرفتار بھی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بھی تردد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ زحمت بھی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا کہ کون سا یہ اس وقوعے کا ذمہ دار کون ہے, قاتلوں تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے یا لواحقین کی ذمہ داری ہے؟ آپ لواحقین سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون قاتل ہے. مطلب مذاق ہے, یہ کراچی مذاق ہے. یہاں پر آپ کی انٹرینڈ پولیس کے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک دفعہ اپنی اچھا ایک تو صدمہ یہ کہ کراچی میں آلریڈی آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے ویسے ہی ہمارے پاس پولیس کی تعداد انتہائی قلیل ہے, بہت کم ہے اس کی تعداد. ہم روزانہ یہ بات سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تعداد ہی پوری نہیں ہے, تھانوں میں جتنی نفری ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں, اور جو رہتی سہتی نفری ہے وہ ماشاءاللہ وی آئی پیز کے اوپر لگی ہوئی ہے, ان کی سیکیورٹی کے اوپر لگی ہوئی ہے. عوام کہاں جائیں پھر؟ عوام کا پھر جو اس وقت حال ہو رہا ہے نا کہ ہر گلی کے اندر ہم جا رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کتنے پروگرام کروں اس کے اوپر, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ایک جگہ سے ہم صرف ایک آواز نکالتے ہیں کہ کس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے, تو تقریباً 100 کے قریب جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو کالز آ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے, ان کا بچہ مارا گیا, ان کا بھائی مارا گیا, اس کا شوہر مارا گیا. یہ کراچی میں ہم بات کر رہے ہیں, کسی جنگل کی بات نہیں کر رہے. لیکن آج تو میں کہتی ہوں کہ واقعی میں وہ انور مقصود صاحب کہتے ہیں نا کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, اس کراچی شہر کا تو وہ قانون بھی نہیں رہا. آج ایک سیف الرحمان کے اس افسوسناک واقعے کو ہائی لائٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک یہی واقعہ ہوا ہے. آپ کراچی میں دیکھیں, مجھے تو یہ 15 سے 20 سے زیادہ کی تعداد نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ رپورٹ نہ ہوئے ہوں جتنی تعداد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. قائم جو اس وقت رائج ہے قانون کا نظام اس وقت خاص طور پہ کراچی میں, بالخصوص کراچی میں, نہ ہمیں, میں برملا کہتی ہوں اور ببانگے دہل کہتی ہوں کیونکہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. کراچی کی عوام کو اور ہمیں نہ اپنے قانون پر بھروسہ ہے, اب نہ پولیس کے اوپر ہے,
ना ही हम लोगों को सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है और ना ही मुराद अली शाह साहब, सीएम सिंध साहब, ना ही हमें माजरत के साथ ये जो आपने काफी मतलब आप कहते हैं ना कि वो बहुत देर की मेहरबा आते आते पहली डकैती जिस वक्त हुई थी ना, आपको ये एक्शन तब लेना चाहिए था जब इतनी लाशें गिर गईं, नौजवान चले गए, हर घंटे के अंदर 10-10 डकैतियां होना शुरू हुई, तब जाके आपने इसको सीरियस लिया। तब जब मीडिया ने शोर मचाया है और पूरे मुल्क में एक ही आवाज आना शुरू हुई कि कराची इस वक्त इस दहाने पर पहुंच गया है जिसको कहा जा सकता है कि यहां पर कोई भी महफूज नहीं है सिवाय वीआईपीज के, जिनके पीछे प्रोटोकॉल के लिए यही पुलिस की पूरी नफरी तैनात होती है जो हमारे टैक्सेस के पैसे से हमारे लिए होनी चाहिए थी तैनात, वो इन तमाम वीआईपीज के लिए। अगर आप वाकई कराची से मोहब्बत करते हैं और इस वक्त वाकई आपको इतना दर्द है और आप वाकई इतनी संजीदगी से आप इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और आप ये मानते हैं, मुराद अली शाह साहब आपने खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार किया कि जराइम जो हो रहे हैं इस वक्त कराची में, डकैतियां हो रही हैं, उस जगह का एसएचओ जो है वो 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, अगर किसी भी जगह पे हुआ तो उसको मैं डिसमिस कर दूंगा। और ये पुलिस के नॉलेज में होती हैं, खुद आपने अपनी जुबान से ये अल्फाज अदा किए हैं कि ये आपको पता होता है, पुलिस थाने को पता होता है, पुलिस वालों को पता होता है। ये जब आपको पता है तो आप इतने बेबस कैसे हैं सर? आप 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, आपके लिए आपको तो चाहिए कि आप 15 घंटे का वक्त देते, ये जो इस वक्त हालात हो गए थे और वो भी बहुत पहले। मैं उस वक्त अपने आप को महफूज समझूंगी कराची के अंदर, या लोग उस वक्त महफूज समझेंगे जिस वक्त सीएम साहब आपके साथ अगर प्रोटोकॉल में पुलिस की नफरी या आपकी सिक्योरिटी ना हो और आप इसी तरह खुले आम अगर आप जाते हैं और अगर आप महफूज हैं तो उसी हद तक हमें भी वो तहफ़्फ़ुज़ जब मिलेगा तो हम कहेंगे कि हाँ हम कराची में महफूज हैं। अगर इमरान खान साहब आते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची के अंदर विदाउट एनी प्रोटोकॉल, किसी भी बगैर किसी पुलिस के, बगैर किसी रेंजर्स की तहफ़्फ़ुज़ के, अगर आप कराची की गलियों में इसी तरीके से फिर सकते हैं जिस तरीके से हम लोग फिर रहे हैं, और अगर आपको कोई खतरा नहीं है तो हम मानेंगे कि हम महफूज हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर शख्स जो है अपने साथ गार्ड लेकर फिरे। तो फिर एक बात मान लीजिए कि आपने कराची को लाकर खड़ा कर दिया फिर उस दहाने पर जहां से हमने उस जंजाल से, हमने उस एक अनरेस्ट कराची से जान छुड़वाई थी। मुबारक हो आपको, बड़ी शद्दोमत के साथ आपकी उस मेहनत के साथ हम वापस उसी जगह पे खड़े हो गए कि अब मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त अपने घर के लिए निकलूंगी, अपने ऑफिस के लिए निकलूंगी तो मैं पहुंच सकूंगी या नहीं पहुंच सकूंगी। ये सैफुर रहमान ने भी कभी नहीं सोचा था कि घर के बिल्कुल नीचे अपने ही उस जगह पर जहां पर वो काम करता है उसको मार दिया जाएगा, और वो भी बेदर्दी के साथ। तो हम लोग महफूज नहीं है। किस्सा तमाम कर रहे हैं आज प्रोग्राम का सिर्फ इस बात के साथ कि कराची गैर महफूज है, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दैट्स इट। चीख उठा कराची में आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।